हो गई तीसरी। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम 11th क्लास के लिए जो विषय हमारा इतिहास और हमारा जो विषय है उप विषय 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। और अध्याय 3 रोम साम्राज्य। प्यारे बच्चों, जैसा कि पुरानी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं और जो हमारे पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। और जो यूरोप महाद्वीप है, जो इसके अंतर्गत जो हम अध्ययन करेंगे, जो रोम साम्राज्य, इसमें हमें रोम साम्राज्य के बारे में बताता है। जो यूनान के अंतर्गत है रोम साम्राज्य, ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। नंबर 1 यूरोप महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप। दूसरा पश्चिमी एशिया, पश्चिम एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। तीसरा उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप। अब इसके अंतर्गत ये चीज़, अब ये 3 ओर से घिरा हुआ है, यानी जो रोम है वो उसकी जो विस्तार है, उसकी जो सीमा है वो यूरोप महाद्वीप को के भी विस्तार है, पश्चिम एशिया महाद्वीप में भी उसका विस्तार है और उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में विस्तार है। अब यूरोप महाद्वीप को जो भूमध्य सागर, अफ्रीका को भूमध्य सागर यानी अटलांटिक ये अलग करता है। तो रोम के इतिहास के अंतर्गत जो रोम की जो स्थिति है, रोम की जो कहानी है कि रोम की शासन व्यवस्था, रोम का जो साम्राज्य था, वो हमें कैसे जानकारी मिलती है साम्राज्य की। वहाँ के हमें जो लेखन कला है, जो लेखन प्रणाली है और वहाँ पर जो स्तंभ लेख हैं, स्तंभ लेख, पुरालेख, पांडुलिपि, से हमें उस काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो रोमन लेखन प्रणाली के बारे में, वहाँ की सभ्यता, रोम की सभ्यता किस प्रकार की थी, रोमन की लेखन प्रणाली क्या थी, पट्टियों पर लिखते थे, किस प्रकार की कला थी, वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो स्तंभों पर लिखी हुई है, पांडुलिपियों पर लिखी हुई है। और वहाँ पर जो साम्राज्य था वो इन तीनों उसको टच करता था।
और यहाँ रोम में जो एथेंस और स्पार्टा जो नगर थे रोम के, एक महत्वपूर्ण प्राचीन नगर माने जाते हैं प्राचीन काल के। तो वहाँ पर सबसे पहले जो शासक हुआ रोम में, वो शासक आगस्टस ये रोम का सम्राट था। रोम में 3 चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। नंबर 1 सम्राट, नंबर 2 अभिजात वर्ग, नंबर 3 सेना। ये उस देश के यानी रोमन साम्राज्य के ये पिलर थे। यानी रोम साम्राज्य इस पर टिका हुआ था। यानी किसी भी साम्राज्य के अंतर्गत सम्राट का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो वहाँ का एम्पायर होता है, उसकी संपूर्ण शक्ति होती है, तो वो सर्वे सर्वा होता है। क्योंकि उस समय राजतंत्र शासन प्रणाली थी। राजतंत्र राजा के द्वारा चलाए जाने वाले शासन था रोम के अंतर्गत। तो राजा अपने एक सहायक मंत्री रखता था और सेना के ऊपर डिपेंड होता था कि राजा का किस प्रकार से सेना पर कंट्रोल है। तो सैनिक स्तंभ एक महत्वपूर्ण होता था। यदि सेना पर नियंत्रण राजा का है तो राजा की जो गद्दी है उस पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन अगर सम्राट की सेना पर पार्ट उसका कंट्रोल नहीं है सम्राट का, तो उसकी गद्दी कभी भी जा सकती है। तो रोम के अंतर्गत सेना जो होती थी उसके लिए 25 वर्ष अनिवार्य था। 25 वर्ष सर्विस करना अनिवार्य था। 25 वर्ष की सब अवधि सेना में ज़रूरी होती थी। 25 साल सेना में सेवा करनी होती थी। तो ये सबको मस्ट अनिवार्य था जो सेना में भर्ती होती थी। तो सेना का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता था कि रोमन जो सेनापति होते थे, जैसे जूलियस सीजर का नाम आपने सुना होगा, ऑक्टेवियन का नाम सुना होगा, ब्रूटस, कैसियस और पोर्सिया, साइलोप, एंटोनियो, ये वहाँ के सेनापति के रूप में, पार्ट के रूप में देखे जाते हैं। जूलियस सीजर वहाँ का एक सम्राट के रूप में भी उदय हुआ, उसका सेनापति के रूप में भी उदय हुआ। ऑगस्टस एक महान सम्राट हुआ है रोम के अंतर्गत, और उसका सेना पर नियंत्रण था। तो ये एक महत्वपूर्ण भाग था। दूसरा अभिजात वर्ग। देखिए, रोम के अंतर्गत अभिजात वर्ग का अर्थ होता है कुलीन वर्ग। हाई कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जो सुपीरियर जो होते हैं, उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं, उच्च घराने के वंश के जो लोग होते हैं, उसे अभिजात वर्ग कहते हैं। अभिजात वर्ग का जो वर्ग होता था वो शासन में भागीदार होता था। यानी शासन व्यवस्था जो थी वो अभिन्न अंग था शासन का। यानी राजा के चहेते होते थे अभिजात वर्ग के लोग, जो मंत्री बनाए जाते थे, उनको उच्च पद दिए जाते थे। तो इस प्रकार से अभिजात वर्ग का रोम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण योगदान होता था सम्राट के लिए, क्योंकि सम्राट जो था वो अभिजात वर्ग के द्वारा ही शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम होता था। यदि अभिजात वर्ग का कॉपरेट्स नहीं है राजा को
तो शासन व्यवस्था डगमगा जाएगी, राजतंत्र धराशायी हो जाएगा। इसलिए राजा को, सम्राट को अवजात वर्ग के साथ समन्वय बनाना पड़ता था, संपर्क रखना पड़ता था, वो उनका शासन में भागीदारी बनानी पड़ती थी। तो इस प्रकार से अवजात वर्ग का भी एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। दूसरी चीज़, एक इसके अंतर्गत तो एक महत्वपूर्ण पार्ट था सीनेट। सीनेट एज ए पार्लियामेंट, सीनेट बराबर संसद के रूप में होती थी। ये ब्रिटिश जो सीनेट है, आज वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत पूरे विश्व में कौन सा सीनेट, किस देश का सीनेट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है? आज वर्ल्ड के अंतर्गत अमेरिका जो सीनेट, जो द्वितीय सदन है, जो अमेरिका का प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा है और द्वितीय सदन सीनेट है, वो विश्व का सेकंड हाउस है और सर्वोच्च शक्तिशाली सदन है। उसकी सदस्य संख्या 100 है। एक वहाँ पर 50 राज्य हैं और 50 राज्यों के एक राज्य से 2 सीनेटर होते हैं, 2 सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार उसकी संख्या 100 है। तो ये रोम में सीनेट पार्लियामेंट के रूप में थी, संसद के रूप में कार्य करती थी। सीनेट का एक महत्वपूर्ण स्थान होता था। सीनेट में सदस्य चुने जाते थे, अवजात वर्ग के लोग चुने जाते थे, और जो लोअर कैटेगरी के लोग थे, जो निम्न वर्ग था, जो निम्न वर्ग था, इसकी दशा दयनीय थी। रोम के अंतर्गत लोअर कैटेगरी, इसकी स्थिति बहुत ही खराब थी, यानी इसको शासन में भागीदार नहीं बनाया जाता था। तो इस प्रकार से वहाँ पर ये जो 4 पार्ट मैंने आपको बताए, ये जो 4 पार्ट हैं, ये शासन के आधार स्तंभ थे। यानी रोम के अंतर्गत इन पर सत्ता टिकी हुई थी। ये एक प्रकार से शासन की नींव थे, आधार थे, पिलर थे, स्तंभ थे, और इनके द्वारा ही शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता था। यदि इनमें से एक ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा तो शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलेगी। तो इस प्रकार से इनका होना बहुत आवश्यक था। दूसरे, रोम के अंतर्गत प्राचीन राजतंत्र के बहुत से राजा हुए, और उसमें जूलियस सीजर का नाम सुना होगा। जूलियस सीजर एक महान सम्राट और सेनापति के रूप में पद पर आसीन हुआ। जूलियस सीजर एक महान सेनापति और सम्राट के रूप में उदय हुआ उसका, और उसी को आधार मानकर शेक्सपियर ने अपने मर्चेंट ऑफ वेनिस का पार्ट बनाया जूलियस सीजर। रोम का महान सेनापति भी था, महान सेनापति, क्योंकि सेना का शासन भी चलता था। जूलियस सीजर ये एक महत्वपूर्ण शासक और सेनापति के रूप में याद किया जाता है। जूलियस सीजर का नाटक, यानी ये उसका एक प्रकार से पात्र भी रहा है, और इस प्रकार से उस नाटक, जो नाटक है, तो जूलियस सीजर उस नाटक का पात्र भी है।
तो इस प्रकार से रोम के सेनापति के रूप में नाटक को दर्शाया गया है। तो ये एक महान शासक था, इसने बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए। तो इस प्रकार से जूलियस सीजर का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरे, रोम के अंतर्गत एक स्लेवरी सिस्टम था, दास प्रथा। दास प्रथा ये रोम में प्रचलित थी। दास प्रथा, ये स्लेवरी सिस्टम फ्यूडलिज्म, सर्फ, मैनर इनको कहा जाता था। यहाँ जो राजा होता था, सम्राट होता था, वो अपने नौकरों को एक ज़मीन देता था और वहाँ पर ज़मीन के अंतर्गत ही एक मैनर होता था, एक मकान के रूप में, और वो ज़मीन को देखता था पूरी तरह से। तो ये दास सिस्टम भी रोम के अंतर्गत था, दास प्रणाली। तो मैनर सिस्टम जो एक प्रकार से वहाँ का जो हाउस के रूप में, एक घर के रूप में होता था, और उसकी ज़मीन पर, राजा की ज़मीन पर, और वो नौकर के रूप में कार्य करता था। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो सामंतवादी प्रणाली थी, सामंतवादी, दासों को सामंत के रूप में भी जाना गया है, सामंतवादी प्रणाली। ये यूरोप महाद्वीप की एक विशेषता है कि सामंतवाद यूरोप के अंतर्गत एक ऐसी प्रणाली का जन्म हुआ जो पूरे विश्व पर छा गई थी। यानी सामंत एक प्रकार से राजा के एक नौकर होते थे और राजा इनकी सहायता से कृषि कार्य, सैन्य कार्य भी करता था। सामंत इतने शक्तिशाली हो गए थे कि राजा को सामंतों की ज़रूरत पड़ती थी सहायता के लिए, और इनकी सेना भी होती थी। तो रोम के अंतर्गत सामंतवादी प्रणाली का भी विकास हुआ है। यानी सामंतों के उच्च घराने थे, ये बहुत शक्तिशाली हो गए थे, और ये कृषि कार्य से जो लगान बचता था उसे राजा के राजकोष में जमा नहीं करते थे और उसका उपभोग स्वयं करते थे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे सामंत जो थे वो शक्तिशाली होते गए, और ऐसा देखा गया है कि कभी कभी सामंतों ने राजा को चुनौती दी। इस प्रकार से रोम के अंतर्गत ये प्रथा, ये जो प्रणाली थी, ये एक प्रकार से एकता प्रणाली का रूप बनी। यानी जागीरदारी प्रणाली प्रारंभ हुई। तो इस प्रकार से यूरोप के अंतर्गत सामंतवादी प्रणाली एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जो राजा को उसके कार्य में सैन्य सहायता के द्वारा, भू क्षेत्र में सहायता के द्वारा एक सम्राट की उच्च शक्ति का वर्णन करती है। तो इस प्रकार से पूरे रोम साम्राज्य के अंतर्गत जो ये तीन उसमें बटा हुआ है, तीन भागों में फैला हुआ है, और इसकी जो स्थिति थी वो वहाँ पर जो प्रशासनिक प्रणाली थी, जो राजा के जो प्रशासन व्यवस्था जो चलती थी वो सीनेट के माध्यम से चलती थी। लोकतंत्र उस समय पूर्ण रूप से नहीं था और राजतंत्र ही स्थापित था। तो सीनेट जो पार्ट था, ये पार्लियामेंट के रूप में अवतरित हुई, और जो इसमें चुने जाते थे वो राजा के द्वारा निर्वाचित होते थे, राजा के द्वारा चुने जाते थे। और इसमें जो होते थे वो अवजात वर्ग के लोग अधिक होते थे, कुलीन उच्च वर्ग के लोग होते थे सीनेट में।
यानी सीनेट का जो स्ट्रक्चर था वो उच्च वर्ग के लोगों से ही था। इसमें महत्वपूर्ण ये भूमिका अदा करते थे, राजा को पूर्ण रूप से सीनेटर राजा को सहायता देते थे। तो इस प्रकार से के बाद लोकतंत्र भी प्रारंभ हुआ जो रोम में और यूनान। आगे इससे पहले आपने देखा होगा कि यूनान के अंतर्गत जो यूनान का महान सम्राट था, बाद में जिसका सुना होगा सिकंदर, वो यूनान का ही था। तो इस प्रकार से उसने भी भारत पर आक्रमण किया। तो ये जो है, और उस समय वहाँ पर लोकतंत्र नहीं था, लोकतंत्र तो बाद में आया है। तो इस प्रकार से सीनेट एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में अपना निर्वहन करती है। तो वहाँ के जो महान राजा हुए ऑक्टेवियन, जूलियस सीजर, ऑगस्टस, ब्रूटस, जिन्होंने रोम साम्राज्य को एक उच्च स्तर पर लाने में अहम भूमिका निभाई। दूसरे वहाँ कृषि प्रणाली, कृषि क्षेत्र एक महत्वपूर्ण था। कृषि और खान पान और ये पशुपालन मुख्य व्यवसाय थे। और इनका जो रोम के अंतर्गत जो दो प्रकार के व्यापार, एक तो आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। आंतरिक और बाह्य व्यापार यानी दो प्रकार के व्यापार उनके अंतर्गत होते थे। तो इस प्रकार से इनकी जो है व्यापारिक व्यवस्था भी महत्वपूर्ण थी। दूसरी इनके अंतर्गत अधिकतर जो सभी फसलें होती थी उनका उत्पादन ये करते थे। और इनका जो बाह्य व्यापार भी उच्च कोटि का था, आंतरिक व्यापार भी उच्च कोटि का था। तो इस प्रकार से ये जो रोम के जो शासक थे वो कला प्रेमी भी थे। मूर्तियाँ भी पाई गई हैं वहाँ के अंतर्गत। और उच्च कोटि की जो मृद्भांड होते थे वो भी बनाए जाते थे, कलाकारी करते थे, चित्रकारी करते थे और शासन व्यवस्था में भी निपुण थे। और वहाँ की बाद में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी प्रारंभ हुई। स्टार्टिंग में राजतंत्र प्रणाली थी, लोकतंत्र के रूप में भी दर्शाया गया। तो इस प्रकार से ये जो रोम साम्राज्य था तीनों महाद्वीपों के अंतर्गत विस्तृत था। और यहाँ पर इन्होंने जो है इन तीनों महाद्वीपों के अंतर्गत व्यापार का विस्तार किया और देशों में भी व्यापार का विस्तार किया। तो इस प्रकार से ये साम्राज्य एक महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में उदय हुआ। तो इस प्रकार से बच्चे अगले अध्याय में कराएंगे। नेक्स्ट अब मैं आपके लिए प्रश्न देता हूँ और इन्हें खुद आप जो अपनी कॉपी में करेंगे। प्रश्न 1, रोम साम्राज्य की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। प्रश्न 2, जूलियस सीजर कौन था? प्रश्न 3, ऑगस्टस कौन था?
प्रश्न 4, सीनेट क्या थी? प्रश्न 5, अभिजात वर्ग किसे कहते हैं? अभिजात वर्ग किसे कहते हैं? प्रश्न 6, रोम में सम्राट की स्थिति किस प्रकार थी? प्रश्न 7, रोम कितने महाद्वीपों में फैला था? हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिए और आप इनको करके लाएंगे। अगले अध्याय में फिर हम आपको दूसरा और कोई टॉपिक कराएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।